आज हम लोग डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा देखो, चैप्टर नंबर 3 का यदि हम लोग बात करें तो उसमें हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम था डाल्टन, है ना। उन्होंने ये कहा था कि किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो है हमारा एटम, और एटम इंडिविजुअल है, ऐसा कहा था उन्होंने, डाल्टन ने। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को थॉमसन जी ने गलत साबित कर दिया। कहा कि नहीं, एटम इंडिविजुअल नहीं है बल्कि एटम डिविजिबल है, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, वो भी दो अलग अलग पार्टिकल्स में। अभी फिलहाल दो हम ले रहे हैं क्योंकि पहला हमारा है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन अभी खोज नहीं हुआ है अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी इसमें हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं क्योंकि न्यूट्रॉन थोड़ा सा बाद में खोजा गया था, ठीक है ना। तो थॉमसन जी ने कहा कि नहीं, जो डाल्टन जी ने कहा है वो थोड़ा सा गलत है। आज के दौर में एटम डिविजिबल है, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में उसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अब तो डाल्टन जी को गलत साबित कर दिया थॉमसन जी ने। अब थॉमसन को गलत साबित किया रदरफोर्ड ने। इस चैप्टर में 2-3 बार ऐसा चलेगा, पहले वाले साइंटिस्ट को दूसरे वाले ने गलत साबित कर दिया, दूसरे वाले को तीसरे वाले ने गलत साबित कर दिया, है ना। ऐसे करते 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 लगभग तीसरे चौथे बार में हमारे पास एक पूरा का पूरा करेक्ट कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे रदरफोर्ड के बारे में कि आखिर उन्होंने क्या बताया हम लोगों को एटम के बारे में, ठीक है। देखिए, रदरफोर्ड ने कैसे बताया हम लोगों को एटम के बारे में। इसके लिए ना एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या है वो बताते हैं। ये चीज जो यहाँ पे हम लिखे हैं वो यही चीज है जो कि एग्जाम में आपसे लगभग पूछा जाता है, और उस एक्टिविटी में क्या क्या लगा उनको, है ना, उन्होंने क्या क्या चीज लिया उस एक्टिविटी को करने के लिए, वो हम बताते हैं। और वो आपके बुक में भी है, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से क्या है। उन्होंने जब सोचा कि चलो लोगों को एटम के बारे में थोड़ा सा और ज्यादा बताया जाए, तो उन्होंने एक एक्टिविटी किया। एक्टिविटी करने के लिए उन्होंने एक गोल्ड का फॉइल लिया। फॉइल का सिंपल सा मतलब होता है एक गोल्ड का एक पेपर लिया उन्होंने, है ना। और जरा देखना ध्यान से, ये बात हम बता देते हैं यहाँ पे, ये जो आज आप पेपर देख रहे हैं ये भी एक प्रकार का फॉइल ही है। सीट का मतलब क्या होता है, पेपर, है ना। उन्होंने भी एक पेपर लिया, लेकिन उन्होंने पेपर कौन सा लिया, गोल्ड का लिया, गोल्ड फॉइल लिया। इसके पीछे भी रीजन है। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर जब उनको एटम ही दिखाना था, एटम ही बताना था, तो किसी भी मैटर का वो ले लेते, एक छोटा सा सीट उसमें हमको दिखा देते, है ना। लेकिन उन्होंने गोल्ड का ही फॉइल क्यों चुना उन्होंने। इसके पीछे रीजन ये है कि गोल्ड का फॉइल उन्होंने जो चूज किया वो इतना पतला था, इतना पतला था, इतना पतला कि मतलब आप उसको ऐसे हाथ में पकड़ेंगे ना फिर भी वो फिसल जाएगा, इतना पतला है। और गोल्ड के पास ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि उसको जितना ज्यादा आप पीटेंगे उतना ज्यादा वो फैलता जाएगा। याद कीजिए, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी आप पढ़े हुए हैं, मेटल और नॉन मेटल का प्रॉपर्टी। तो गोल्ड फॉइल उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि गोल्ड फॉइल को उन्होंने पेपर के रूप में इतना पतला किया, इतना पतला किया कि लगभग आज जो आप ये पेपर देखते हैं इसमें कम से कम तो 200-300 पेपर उनका समा जाता गोल्ड फॉइल वाला, केवल इतना में। तो सोचो कितना पतला गोल्ड का फॉइल उन्होंने लिया होगा इस एक्टिविटी को करने के लिए। तो पहला उन्होंने एक सीट लिया गोल्ड का, और वो भी बहुत पतला, बहुत पतला। अब ऑब्वियस ही बात है कि वो सीट बना होगा तो किसी ना किसी एटम से मिलकर बना होगा, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स है वो, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम ये गोल्ड का फॉइल ले रहे हैं, तो गोल्ड का फॉइल है मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग्स है मतलब कि एटम से मिलकर बना होगा। तो एटम को और ज्यादा दर्शाने के लिए उन्होंने गोल्ड का फॉइल लिया। उसके बाद अब यहाँ पे ना बार 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 अल्फा पार्टिकल्स का जिक्र होगा, बहुत बार। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, देखिए आपको मालूम है हीलियम हमारा एक एलिमेंट है। हीलियम बेसिकली एक गैस होता है, ठीक है ना। तो वो हीलियम एक एलिमेंट है, और कोई भी एलिमेंट ले लो वो भी एटम से मिलकर बना होगा। तो हीलियम के पार्टिकल को उन्होंने क्या बोल दिया, अल्फा पार्टिकल बोल दिया। समझिएगा ध्यान से, ये वही हम बता रहे हैं जो कि हम यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं और वो आपके बुक में है। तो सबसे पहले उन्होंने एक्टिविटी करने के लिए तो गोल्ड का फॉइल लिया, उसके बाद उन्होंने हीलियम का एटम लिया। अब आपके मन में फिर सवाल आना चाहिए कि सर हीलियम का ही एटम क्यों लिया, आयरन का ले सकता था,
एल्यूमिनियम का ले सकता था, कॉपर का ले सकता था, और भी अलग चीजों का एटम ले सकता था, फिर हीलियम का क्यों लिया? रीजन ये है कि हीलियम का एटम बहुत ही हल्का होता है, उसका मास बहुत कम 4u होता है, 4u आपके बुक में लिखा हुआ होगा, इस चीज को पढ़िएगा एक बार। तो हीलियम का एटम लेने के पीछे उनका रीजन ये था कि पहला तो हीलियम का एटम बहुत ज्यादा हल्का होता है, और याद कीजिए जिसका मास कम रहता है वो ऑब्वियस ही बात है तेज भागता है। जैसे हमको और युवराज को दौड़ा लिया जाए यहाँ से पटना स्टेशन तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि हम पतले हैं, युवराज थोड़ा सा है हेल्दी वाला, है ना, तो वो नहीं पहुंच पाएगा जल्दी। इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि यदि हम हीलियम का एटम लेकर उसको दौड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं वो फास्ट ट्रेवल करेगा, इसीलिए उन्होंने हीलियम का एटम लिया। तो यहाँ पे और उसी हीलियम के एटम को उन्होंने क्या कह दिया? अल्फा पार्टिकल कह दिया। तो अल्फा पार्टिकल बोलो या फिर हीलियम का एटम बोलो, दोनों का मतलब सेम है, कोई डाउट नहीं ना इसमें। चलो अब जरा देखो यहाँ पे होता क्या है। और ये जो चीज हम बता रहे हैं ना, ये क्लास में नहीं किया जा सकता, ये घर में नहीं किया जा सकता, ये उन बहुत बड़े केमिस्ट थे, तो उन्होंने अपने लेबोरेटरी में इस चीज को परफॉर्म किया था। उन्होंने क्या किया, अपने सामने ना इस प्रकार से गोल्ड फॉइल को रखा। समझिएगा ध्यान से, हम यहाँ पे क्लास में समझा रहे हैं, लेकिन क्लास में जिस तरीके से समझा रहे हैं इससे बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया था, क्योंकि आप ऐसे खुले में इसको परफॉर्म नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, अपने लेबोरेटरी में ऐसे गोल्ड फॉइल को उन्होंने रखा, गोल्ड फॉइल को उन्होंने ऐसे टांग दिया, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपके सामने ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे उन्होंने गोल्ड फॉइल को ऐसे लटका दिया उन्होंने, और वो क्या करने लगे, एक एक करके मतलब कि लगातार हीलियम का एटम इस पे छोड़ने लगे, एकदम बहुत फास्ट। क्या हाथ से? नहीं, उसके लिए अलग मशीन होगा उनके पास, ठीक है ना। तो लगातार इसमें जो है ना वो हीलियम के एटम को टकराने लगे, इनके अल्फा पार्टिकल को वो टकराने लगे। तो अब जरा सोचिएगा ध्यान से, गोल्ड फॉइल है, एटम से मिलकर बना होगा, पूरा का पूरा पेपर है तो कहीं ना कहीं एटम से मिलकर बना होगा, तो हर जगह पे एटम प्रेजेंट होना चाहिए। तो उनको ये लगा था ना, उनको ये लगा कि भाई जब ये गोल्ड फॉइल है और ये एटम से मिलकर बना हुआ है, तो जब हम अल्फा पार्टिकल इस पे फेंकेंगे तो वो टकरा के बाउंस बैक होगा। ऑब्वियस ही बात है, यदि हमारे सामने ये दीवार है, बॉल फेंकेंगे तो वापस ही आएगा। उनको भी ऐसा ही लगा था कि भाई पेपर है, अल्फा पार्टिकल इस पे फेंकेंगे तो टकरा के वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि ऐसा हुआ, लेकिन इससे भी बड़ा रिजल्ट उनको देखने को मिला। क्या रिजल्ट देखने को मिला? अब आइए जरा ध्यान से। तो एक्टिविटी क्या था समझ में आ गया। अब उन्होंने उस एक्टिविटी से क्या सीखा और क्या हम लोगों को बुक में लिख के दे दिया, ये हम लोग आज समझेंगे, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वेयर मेड फ्रॉम रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड के मॉडल से निकाले गए, वो क्या क्या थे उसके बारे में देखिए ध्यान से। लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम का एटम। हीलियम का एटम क्यों चुना उन्होंने? क्योंकि वो बहुत हल्का होता है, लाइट होता है, प्लस लाइट है, बहुत हल्का है, तो बहुत फास्ट मूव कर सकता है, इसीलिए। तो मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। उन्होंने ये देखा कि जब हम अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल की तरफ फेंक रहे हैं तो उनको तो ये लगा था कि वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अधिकतर 95% अल्फा पार्टिकल जो है ना उस गोल्ड फॉइल को भेदते हुए बाहर निकल गया। सोचो, अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर गोल्ड फॉइल है, पूरा एटम से मिलकर बना हुआ है, एक बैरियर है, वो उसको बाहर कैसे जाने दे सकता है? सवाल आना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ वही बताएंगे अभी हम। लेकिन जब उन्होंने गोल्ड फॉइल को सामने रखा, एक बार मेरे हाथ के मूवमेंट को देखिएगा और एक बार इस डायग्राम को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो गोल्ड फॉइल को उन्होंने रखा ना, तो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल उसको भेदते हुए, उसके आर पार होते हुए उस तरफ चला गया। ये पहला उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई जब एटम से मिलकर बना हुआ था उसको वापस आना चाहिए था, लेकिन वो उधर क्यों चला गया, है ना। ये पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया। दूसरा, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय सम एंगल्स। लेकिन फिर बाद में उन्होंने ये भी देखा कि अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स उसको भेदते हुए पार चला जा रहा है, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल जो है ना वो टकरा के वापस भी आ रहा है, मतलब कि कुछ एंगल पे वो मुड़ जा रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये वाला पहला अल्फा पार्टिकल है जो कि उसको भेजते हुए बिल्कुल उधर चला गया,
दूसरा वाला देखिए यहाँ पे गया, यहाँ पे टकराया और ये थोड़ा सा कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा। फिर आगे क्या कंक्लूजन निकालते हैं वो, और देखिए 1 out of every 12,000 अल्फा पार्टिकल्स appear to rebound। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि हर एक 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक ऐसे अल्फा पार्टिकल जरूर हैं जो कि कुछ न कुछ एंगल पे टकरा के मुड़ जा रहा है। समझ में आ रही है? लेकिन जो 11,999 अल्फा पार्टिकल हैं वो टकरा के वापस नहीं मुड़ रहे हैं, बल्कि उसको भेजते हुए उस पार चले जा रहे हैं। ये उन्होंने हमको बताया। कोई समस्या इसमें? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये 12,000 क्या एग्जैक्ट है? बिल्कुल एग्जैक्ट है। उन्होंने कहा है तो कुछ गलत नहीं कहा होगा, है ना? और एनसीईआरटी में है तब तो और गलत नहीं होगा। ठीक है, और आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। उस डायग्राम को भी आप बार बार देखते रहिए ताकि आपको हर चीज समझ में आता रहे। उसके बाद मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम, समझिएगा बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट of the alpha particles passed through the gold foil without getting deflected। फिर बाद में वो हमको बताते हैं कि देखो भाई 12,000 अल्फा पार्टिकल हमारे द्वारा छोड़ा गया, जिसमें से मात्र एक ही अल्फा पार्टिकल टकराया, कुछ एंगल पे वो मुड़ गया, लेकिन 11,999 अल्फा पार्टिकल उसको भेजते हुए बिल्कुल उधर चला गया। तो वो हमको यहाँ पे कंक्लूजन ये बताते हैं कि देखो बिल्कुल ये गोल्ड फॉयल है, और गोल्ड फॉयल है तो किस एटम से मिलकर बना होगा? गोल्ड के एटम से मिलकर बना होगा। तो ये जितना भी आप रेड वाले देख रहे हैं ये सब का सब क्या है? गोल्ड एटम है। तो उन्होंने देखा ना कि भाई अल्फा पार्टिकल इसको भेजते हुए उधर कैसे चला जा रहा है। तो उनको ये चीज समझ में आया कि ठीक है गोल्ड फॉयल है तो एटम से ही मिलकर बना होगा, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एटम के बीच में स्पेस है, एटम के बीच में स्पेस है। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस वाले गोल को देखिए और ये बीच में आपको डॉट दिख रहा है काला वाला, ये डॉट बेसिकली न्यूक्लियस है। इसके बारे में भी हम बताएंगे अभी। जैसे सेल के अंदर होता है ना बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस, उसी प्रकार से एटम के अंदर भी ये छोटा सा न्यूक्लियस है। लेकिन ये न्यूक्लियस है तो इतना सारा जगह क्या है? खाली जगह है। तो उस खाली जगह से होते हुए वो बाहर निकल गया। लेकिन अब जरा बताइए कि यदि इस न्यूक्लियस से टकराता तो क्या वो वापस जा पाता? नहीं जा पाता, वो दोबारा मुड़ जाता। जैसे दूसरा वाला में देखिए, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, ये थोड़ा सा मिट गया है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस है। जैसे ये वाला न्यूक्लियस से टकराया ना, वैसे ही ये देखो कुछ एंगल पे ये मुड़ गया, है ना? लेकिन ये वाला देखो, फिर ये वाला, ये बिल्कुल न्यूक्लियस से टकराया और बिल्कुल उसी रास्ते में मुड़ गया। ये भी ऐसा आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे आप ये समझ गए कि एटम के बीच में स्पेस है। ठीक है ना? ये बात यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर देखो क्या लिखा हुआ है। तो ये बात समझ में आ गया कि एटम के बीच में क्या है? खाली जगह है, एम्प्टी जगह है उसमें, इसीलिए वो आर पार चला जा रहा है। उसके बाद वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वे डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। इसको समझिए ध्यान से। थॉमसन के मॉडल में आपने पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे देखा था? बताइए। वो छोटे से बीज के रूप में, जैसे एक हमारा ये तरबूज था और इस तरबूज के इस पूरे वाले लाल वाले हिस्से में क्या था? हमारा इलेक्ट्रॉन था। और ये जो उसमें तरबूज में दाना रहता है, ये बीज, उस बीज को उन्होंने क्या कहा था? बताइए। प्रोटॉन कहा था, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कहा था। तो इन्होंने क्या बताया हमको? इन्होंने ये बताया कि देखो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वे आर डिफ्लेक्टेड, बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स हैं जो कि डिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं, यानी कि कुछ एंगल पे वो मुड़ जा रहे हैं फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया। अच्छा जरा एक बार बताइए कि किससे वो टकरा रहा है जिससे कि वो मुड़ जा रहा है? किससे टकरा रहा है? तब न्यूक्लियस से टकरा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं, और ये सही भी है, आगे चल के बताएंगे आपको, कि इनका जो पूरा मकसद था ना, इनका रदरफोर्ड का जो पूरा मकसद था वो ये मकसद था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस कैसे खोजा जाए। और याद रखिएगा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस नाम का भी कुछ चीज होता है, वो इन्होंने ही खोज के दिया था हमको। बात समझ में आ रही है? इनका भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो अब जरा बताइए कि वाटरमेलन में वो बीज हमारा प्रोटॉन का काम कर रहा था, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का काम कर रहा था, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि देखो भाई
ये जो आपका छोटा सा डॉट दिख रहा है ना अंदर में, ये पॉजिटिव चार्ज है और इसी से ये टकरा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये प्रोटॉन है, बिल्कुल कह सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज जैसे ही कह दिया इसका मतलब कि वो प्रोटॉन है और उसी से वो टकरा रहा है। तो यहाँ पे अब आपको ये कहना पड़ेगा कि एटम के अंदर स्पेस है, पहला बात तो ये, और दूसरा बात जो ये आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, ये न्यूक्लियस एक्चुअली में प्रोटॉन है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, जिससे वो टकरा के कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो अब यहां से आपका कंक्लूजन ये भी निकलना चाहिए कि सर जब ये हमारा डॉट वाला स्ट्रक्चर प्रोटॉन है तो फिर न्यूक्लियस कहाँ गया। तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बिल्कुल न्यूक्लियस ही है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। कोई डाउट नहीं ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया हमारा कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। तो अब जरा बताइए कि इतना बड़ा एटम है और इस छोटे से स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या कह दिया, पॉजिटिव चार्ज कह दिया, जिससे कि हमारा अल्फा पार्टिकल टकरा रहा है। तो बताइए इतना बड़ा एटम में ये मात्र इतना ही जगह छेक रहा है, तो प्रोटॉन के पास क्या है, बहुत कम जगह है, यानी कि न्यूक्लियस के पास क्या है, बहुत ही कम जगह है। तो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन होगा, ये यहाँ पे हमको समझ में आ गया। लेकिन क्या ये चीज आपको थॉमसन के मॉडल में समझ में आया था? नहीं, थॉमसन के मॉडल में तो न्यूक्लियस का कहीं पे जिक्र ही नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने कह दिया कि नहीं भैया न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रोटॉन है, जिससे कि हमारा अल्फा पार्टिकल टकरा के डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, a very small fraction of alpha particles was deflected by 180 डिग्री। बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो कि बिल्कुल 180 डिग्री पे वापस आ जा रहे थे, मतलब कि ऐसे जा रहे थे और उसी रास्ते से वापस आ जा रहे थे। एग्जांपल के तौर पे आप ये वाला देखिए, ये बिल्कुल सीधा गया, न्यूक्लियस से टकराया, यानी कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज से टकराया और दोबारा उसी रास्ते से वापस आ गया। ठीक है, तो ये हम क्या कह सकते हैं कि 180 डिग्री पे गया और 180 डिग्री पे ही वापस आ गया अल्फा पार्टिकल्स। और इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom। और ये बात कर रहा है आपका न्यूक्लियस का, किसका बात कर रहा है ये, न्यूक्लियस का। तो अब यहां पे वो हमको ये बताते हैं कि देखो समझना ध्यान से, एटम है, एटम के बिल्कुल बीचों बीच वाले पार्ट में हमारा प्रेजेंट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज। और ये बताते हैं कि देखो पूरा एटम का जो मास है, पूरा एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है, वो है न्यूक्लियस। समझिए अब जरा ध्यान से कि मान लीजिए यदि ये हमारा इतना बड़ा एटम है गोल्ड फॉइल का और इस गोल्ड फॉइल के अंदर में जितना भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के अंदर है और इतने बड़े एटम का जो भी मास है वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही है। तो अब यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, अब आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि किसी भी एटम का जो पॉजिटिव चार्ज होता है पहला तो ये, और किसी भी एटम का जो मास होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही कंसंट्रेटेड होता है। ये हमको कौन बताया, ये हम लोगों को रदरफोर्ड ने बताया। ठीक है, कोई समस्या भी इसमें? जैसे हमारा पूरा बॉडी का कंट्रोल कहां से है, हमारे ब्रेन से है, उसी प्रकार से इस एटम का पूरा कंट्रोल कहां से है, न्यूक्लियस से। ठीक है ना, ये बात आपको समझना पड़ेगा। कोई डाउट हो तो फटाक से पूछो, कोई डाउट है यहां तक समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक बार इसको हम और एक बार फिर से बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद क्या हुआ फिर देखो, ही कैलकुलेटेड दैट, ही यहाँ पे कौन, रदरफोर्ड, ही कैलकुलेटेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस is about 10 to the power 5 times is less than the radius of the atom। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने ये कहा कि देखो भाई इतना बड़ा एटम है, इतने बड़े एटम के अंदर ये छोटा सा न्यूक्लियस है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका रेडियस क्या होगा, बहुत कम होगा। तो 10 to the power 5 इतना ज्यादा कम है इसका रेडियस, किससे, पूरे एटम के रेडियस से। देखिए इसका मतलब 10 to the power 5 का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5, एक पे 5 जीरो है ना, तो इतना गुना कम है रेडियस किसका, न्यूक्लियस का। किसके रेडियस से, पूरे एटम के रेडियस से। आप ऐसे खुद देखो, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इतना बड़ा एटम
इतना बड़ा एटम, इतना बड़ा एटम है तो उसका रेडियस क्या होगा, बड़ा होगा क्या, समझना, इतना बड़ा एटम तो उस पूरे एटम का रेडियस क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन इतना छोटा सा न्यूक्लियस, इसका रेडियस कितना बड़ा होगा, बहुत छोटा होगा। किसके कंपैरिजन में, पूरे एटम के कंपैरिजन में। जैसे आप ना इसको ऐसे समझो, जैसे देखो ये हमारा पूरा, हाँ ये जैसे इसको ऐसे समझ लो, फिर से बताते हैं। ये हमारा पूरा सर्किल है और इसके अंदर ये हमारा ये छोटा सा सर्किल है, तो बताओ ज्यादा बड़ा रेडियस किसका होगा, बड़ा वाला सर्किल का। उसी प्रकार से हमारा ये वाला है, ये पूरा बड़ा वाला हमारा एटम हो गया और ये छोटा वाला हमारा न्यूक्लियस हो गया। तो इन्होंने बताया कि देखो जो हमारा एटम का रेडियस है वो ज्यादा बड़ा है और न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो 10⁵ टाइम्स छोटा है। कोई डाउट नहीं ना इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हमारा हो गया। तो यहां से हम लोगों को ये चीज अब समझ में आ गया है कि किसी भी एटम के अंदर जितने भी हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं यानी कि प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, पहला बात ये। और दूसरा बात, किसी भी एटम का जो पूरा का पूरा मास होता है वो एक ही जगह पे रखा हुआ रहता है, एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड होता है, वो है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, आगे देखो फिर रदरफोर्ड ने क्या प्रपोज्ड किया, यानी कि क्या हम लोगों को उन्होंने लास्ट में बताया। देखो एग्जाम में ना बेसिकली ये चीज पूछा जाएगा आपसे कि रदरफोर्ड के मॉडल से आपको क्या समझ में आया, तो ये 4 पॉइंट आप इसको लिख दीजिएगा। आपके बुक में 3 ही था, ये वाला पॉइंट इसी में था, हम इसको अलग कर दिए। लिखा हुआ है देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर। देखो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर का मतलब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर का मतलब यहाँ पे ये है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है और प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है पॉजिटिवली चार्ज सेंटर। और न्यूक्लियस होता कहाँ पे है, बिल्कुल सेंटर में। तो न्यूक्लियस एटम के सेंट्रल वाले पार्ट में होगा और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होगा और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, इसीलिए ऑटोमेटिकली न्यूक्लियस का चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, उसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए न्यूक्लियस का भी चार्ज अपने आप क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, आगे उसके बाद नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, वही बात है जो हमने अभी आपको कहा कि एटम का पूरा मास जो है वो एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड होता है, एक ही जगह पे पूरा रखा हुआ रहता है, वो है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, आगे उसके बाद the electrons revolve around the nucleus in well defined orbits। अच्छा, अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे केवल प्रोटॉन का, लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में इलेक्ट्रॉन कहां पे लाई करता है ये जरा बताइए। तो इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड के मॉडल में उन्होंने बताया कि देखो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एटम के चारों तरफ फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूमता रहता है। इस तरीके से आप समझिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा एटम है, अंदर में ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन होगा। और इलेक्ट्रॉन उन्होंने कहा कि देखो ये जो एटम है ना इसके ऑर्बिट पे ये हमारा लगातार घूमता रहेगा। कौन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। यहां पे ना हम एक बहुत ही अभी एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं, उसको आप समझिएगा ध्यान से। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन एटम के फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूमता रहेगा, अस्थिर नहीं रहेगा, घूमता रहेगा, इन्होंने ये कह दिया। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, सही बात है, न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एन एटम, ये भी सही बात है ना। जैसे बड़ा सा सेल है, सेल का साइज हमेशा बड़ा होगा, किसके साइज से, न्यूक्लियस के साइज से। वही बात इसमें भी कहा गया, ये वाला देखो, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कर देते हैं, ये तो हम समझाने के लिए किए थे।
इसमें बना लो। हालांकि इसमें 3-4 ऑर्बिट होता है, आपको मालूम चलेगा आगे, जैसे KLMN इस प्रकार का उसमें सेल बना हुआ रहता है। हमें पूरा नहीं बनाया है, बस एक बना के दिखा दिए थे। कोई बात नहीं, कहते हो तो इसमें भी बना देंगे हम, वही बता देंगे। वो एटम का मतलब ऑर्बिट है जिस इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है, ये सब एटम का ही है। एटम तो बहुत बड़ा है, उसी के अंदर ये छोटा छोटा सा ऑर्बिट बना हुआ है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। अब इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक इसका ये है, अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम इज दैट इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया, देखो यहां तक तो आपको ये समझ में आ गया कि एटम है, एटम के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज है यानी कि प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर होंगे, पहला बात। दूसरा बात यह समझ में आ गया कि एटम का जो भी मास है वो न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड होगा। और इस पहले पॉइंट में इन्होंने ये बता दिया है, ये वाला पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वाले पॉइंट में रदरफोर्ड फंस गए, इसी वाले पॉइंट की वजह से इनका मॉडल आज गलत साबित हो गया, इसी वाले पॉइंट की वजह से, पॉइंट नंबर 3 की वजह से। मतलब उन्होंने जितना भी बात कहा वो सबका सब सही कहा, सबका सब सही कहा, उसको हम लोग आज भी फॉलो करते हैं। लेकिन ये 3rd वाला जो पॉइंट उन्होंने कह दिया ना, जिसके वजह से इनका मॉडल आज हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, वो गलत साबित है। हाँ ये गलत है। मतलब लिखने के लिए आएगा एग्जाम में, लिखने के लिए आएगा एग्जाम में तो ये चारों पॉइंट लिखेंगे, लेकिन इस पॉइंट 3rd के वजह से ही ये थोड़ा सा फेल हो गया। क्यों? क्योंकि देखो इसमें लिखा क्या गया है ना, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट बना हुआ रहता है, उसी पे हमारा इलेक्ट्रॉन लगातार रिवॉल्व करता रहता है, यानी कि घूमता रहता है, घूमता रहता है। और इसी के वजह से हमारा आ गया ड्रॉबैक। देखो क्या लिखा हुआ है, अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम इज दैट इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। अच्छा, हमने आपको बताया है कि संसार में जितना भी चीज आप देखते हैं बिल्कुल स्टेबल देखते हैं, शांत देखते हैं। जैसे हमारे हाथ में अभी ये मार्कर है तो बिल्कुल शांत है, स्टेबल है। लेकिन इन्होंने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन बार बार मूव करता रहता है, मूव करता रहता है। कहां मूव कर रहा है भाई? अस्थिर है। समझना, इसमें अभी और समझाएंगे हम, ये तो थोड़ा सा एग्जांपल है बस। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन ना घूमता रहता है लगातार, वो स्टेबल नहीं है वो। तो ये हमारे हाथ में मार्कर है, ये भी एटम से मिलकर बना हुआ है, तो घूम रहा है तो इसमें वाइब्रेशन होना चाहिए लगातार, है ना? कहां वाइब्रेशन हो रहा है? ये तो शांत से मेरे हाथ में पड़ा हुआ है। और इसी के वजह से इनका जो मॉडल था फेल हो गया। इसके अब पीछे रीजन क्या था वो बताते हैं, देखिए ध्यान से। अच्छा, आप कभी मेले में वो वाला देखे हैं जिसमें कि एक बड़ा सा कुआं बना देता है, उसके अंदर बाइक 4 व्हीलर सब नचाता है ऐसे ऐसे, मौत का कुआं जिसको हम लोग कहते हैं। उसमें अब जरा समझिए ध्यान से, उसमें यदि ऐसे वो बाइक चलाने वाला ऊपर घूम रहा है और अचानक वो फेल हो जाए, ठीक है, अचानक फेल हो जाए, उसका एनर्जी अचानक खत्म हो जाए, तो वो कहाँ गिरेगा? डायरेक्ट नीचे सेंट्रल पॉइंट में गिरेगा। वही कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे समझाएंगे, देखिए ध्यान से। मान लीजिए कि ये हमारा एक एटम है, ये हमारा एक एटम है, बीच में हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस है, एक और एटम के अंदर ये हम ऑर्बिट बना दे रहे हैं। और यहाँ पे ना हम 1 2 3 4 5 6 माइनस साइन दे रहे हैं। आप समझ जाइएगा कि ये बात कर रहा है किसका? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना? ये पूरा हमारा एटम है, एटम के अंदर ये हमारा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन रहता है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। अब इन्होंने कह दिया कि ठीक है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, हमने कह दिया ठीक है, बहुत अच्छा बात है। लेकिन इन्होंने कह दिया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है ना एक ऑर्बिट बना हुआ है, उसी ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है। जिस प्रकार से हमारा पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रहा है उसी प्रकार से ये भी है। तो अब जरा एक बात बताइए आप कि इलेक्ट्रॉन है भाई, उसके पास भी चार्ज है और वो भी लगातार घूम रहा है, तो क्या उसका कभी एनर्जी खत्म होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल खत्म होगा। और ये लगातार घूम रहा है, और यदि इसका एनर्जी खत्म होगा तो ये कहां पे गिरेगा? डायरेक्ट नीचे गिरेगा, वो भी किस में? न्यूक्लियस में। उसी प्रकार से जिस प्रकार से मौत के
कुएं में बाइक वाले चलाते हैं, उसका एनर्जी खत्म हो गया तो डायरेक्ट वो नीचे गिरेगा। उसी प्रकार से इसमें भी तो है कि नहीं? तो ये जब लगातार इलेक्ट्रॉन हमारा घूम रहा है तो एक समय आएगा कि जब इसका एनर्जी खत्म हो जाएगा और ये जाके धड़ाम से गिर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, जिस वजह से आज इस पूरी दुनिया में जितना भी आपको मैटर दिख रहा है ना वो तबाह हो जाता, डिस्ट्रॉय हो जाता। लेकिन क्या कौन? ये न्यूक्लियस, ये अरे भाई ये फिगर वैसा है, ये चारों तरफ ऐसा है ना, वो ऐसे बना दिए हैं, इसका मतलब ये नीचे नहीं जाएगा, वो ऐसा है, मौत के कुएं के जैसा है। समझ गए बात को? तो ये जरा बताओ, गिरेगा तो नीचे जाएगा न्यूक्लियस में, और यदि ऐसा होता तो आज कोई भी मैटर हमारे आसपास होता ही नहीं, वो तो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता। तो यहीं पे जो थे ना रदरफोर्ड फंस गए। तो उन्होंने जो ये कह दिया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, वो उन्होंने गलत कहा। तो आगे आने वाला जो साइंटिस्ट होगा वो कहेंगे कि नहीं, वो घूमता चारों तरफ नहीं है। बात समझ में आ गया? देखो एकदम बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक लगाओ कि यदि लगातार इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यानी कि वो मोशन में है, वाइब्रेशन उसके अंदर है ना, तो फिर ये ऑब्जेक्ट शांत क्यों है इतना, है कि नहीं? इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि रदरफोर्ड ने जो ये बात कहा कि चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, वो बिल्कुल उन्होंने गलत कहा। वो घूमता नहीं है बल्कि वो शांत है, न्यूट्रल है। समझ में आ गया बात? तो इन्होंने जो है ना एटम के स्टेबिलिटी को साबित नहीं कर पाएंगे। देखो साफ लिखा हुआ है कि a major drawback of the Rutherford's model of the atom is that it does not explain the stability of the atom। यानी कि ये एटम को स्टेबल नहीं कर पाए, वो घुमाते हुए छोड़ दिए। वो बोल दिए कि इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। जब इलेक्ट्रॉन बार बार घूम रहा है तो क्या हमारा एटम स्टेबल है, शांत है क्या? नहीं, वो तो लगातार वाइब्रेट कर रहा होगा। तो यही चीज में रदरफोर्ड फंस गए। आगे आने वाला जो साइंटिस्ट होगा वो इस कमी को दूर कर देंगे। देखो केमिस्ट्री की दुनिया में ना, हालांकि अभी तो तुम लोग क्लास 9th में हो, 11 में आओ, 12 में आओ, पूरा का पूरा केमिस्ट्री एक्सेप्शन से भरा हुआ है। ये साइंटिस्ट कुछ कह दिया, इसके बाद को अगला वाला साइंटिस्ट गलत कर देगा, अगला वाला साइंटिस्ट जो कह दिया वो तीसरे वाले साइंटिस्ट ने गलत कर दिया। ऐसे करते 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 आप लास्ट स्टेज पे पहुंचोगे जहां पे आपको पूरा का पूरा एक वेल डिफाइंड पूरा स्ट्रक्चर मिलेगा। जितना तामझाम एटम में हुआ है ना, उतना तामझाम सेल में नहीं हुआ है। सेल को सिंपली रॉबर्ट हुक ने खोज दिया, बात खत्म, वही है, उसी को पढ़ो। लेकिन एटम में ऐसा नहीं था। एटम में थोड़ा सा अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक दूसरे के कॉन्सेप्ट को गलत करते चले गए और लास्ट में हमारे पास एक सही सा आ गया। जैसे वो पीरियोडिक टेबल आप देखिए, पीछे पीरियोडिक टेबल दिख रहा है ना, वो पीरियोडिक टेबल को बनाने के चक्कर में 3-4 साइंटिस्ट को आपको पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा। वो क्लास 10th में पढ़ना है केमिस्ट्री में। पीरियोडिक टेबल, उसमें पीरियड होते हैं, ग्रुप होते हैं, अलग अलग चीज उसमें होता है। हालांकि उसका नमूना केवल क्लास 10th में मिलेगा। तो केमिस्ट्री यही, तो बहुत सारे बच्चों को ना केमिस्ट्री यही चीज खराब लगता है केमिस्ट्री में। बाकी केमिस्ट्री है बहुत मजेदार, लेकिन इसमें लगता क्या है ना कि जब इस साइंटिस्ट ने गलत कह ही दिया है तो फिर इसके बारे में पढ़े क्यों है कि नहीं? जो भाई असली वाला है, जो सब कुछ को फॉलो कर रहे हैं, वही वाला लाके पढ़ा दो, है ना। ये एक तरीके से कह सकते हो कि इतिहास पढ़ा रहा है आपको कि पहले ऐसा था पीरियोडिक टेबल, फिर ऐसा बना, फिर ऐसा बना और फिर ऐसा बना। यही चीज हमको केमिस्ट्री में पूरा का पूरा घुमाते रहता है। लेकिन जो इस चीज को समझ गया तो फिर वो निखर जाता है। तो यही चीज था हमारा रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में, जो उन्होंने एटम के बारे में कहा था। ठीक है ना, कोई समस्या अब इसमें? तो एक हम लास्ट में यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देते हैं कि आखिर रदरफोर्ड क्या कहना चाहते थे। रदरफोर्ड ये कहना चाहते थे कि देखो भाई, ये आपके सामने एक एटम है, समझिए, ये लास्ट है, ये आपके सामने एक एटम है। इस एटम के बिल्कुल बीचों बीच होता है हमारा न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रेजेंट रहेगा प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और एटम के अंदर और न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स्ड ऑर्बिट बने हुए होते हैं इस प्रकार के, और इसी ऑर्बिट पे लगातार आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, लगातार यहाँ पे, यहाँ, मतलब कि जहां जहां भी आपका है वो फिक्स्ड ऑर्बिट पे लगातार आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो स्टेबल नहीं है। ये जो भी आप देख रहे हो ये सब का सब इलेक्ट्रॉन है। समझ गए बात को? ये स्ट्रक्चर अब तैयार हो गया हमारा
रदरफोर्ड का, ये उन्होंने कहा दिया। लेकिन याद रखना, हाँ ये ई है, स्मॉल ई है। तो ये जो रदरफोर्ड ने इन्होंने ये जो कहा, ये अभी फिलहाल हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है लगातार, यही इनका ड्रॉबैक है। यार घूम रहा है मतलब कि एटम स्टेबल नहीं है, तो वाइब्रेट करता रहेगा हर बार, यही इनका ड्रॉबैक है। कोई समस्या भी इसमें? बात समझ में आई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे। इसमें जो ये थर्ड वाला पॉइंट है, इसको आप एग्जाम में यदि आए तो जरूर मेंशन कीजिएगा, ये वाला और ये लास्ट ये वाला। अच्छा मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये तो हम एक सिंपल लाइन में लिख दिए कि उन्होंने एटम के स्टेबिलिटी को वो डिफाइन नहीं कर पाए, है ना, लेकिन रीजन पूछ दे तो फिर क्या बताओगे आप? रीजन पूछ दे कि वो एटम के स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाए, इसके पीछे का क्या रीजन है, तो आप रीजन ये बताना कि देखो उन्होंने हमको ये तो कह दिया कि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा, इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट पे मूव करता रहेगा, और जो भी चीज मूव कर रहा है मतलब कि मोशन में है, और मोशन में है मतलब कि उसका कभी ना कभी एनर्जी लूज हो जाएगा, और जब भी उसका एनर्जी लूज होगा वो धड़ाम से जाके गिर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। जिस प्रकार से मौत वाला कुआं का वहां पे नाम मत लिख देना, वो बस एग्जांपल के तौर पे हम समझाने के लिए कह रहे हैं। तो वो धड़ाम से वो जाके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, और यदि ऐसा लगातार चलता रहेगा, घूमते 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 इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, तो कोई भी दुनिया में आज मैटर आपको नहीं देखने को मिलता, डिस्ट्रॉय हो जाता, सबका सब गिर जाता, वो बर्बाद हो जाता, है ना। तो कहीं ना कहीं इन्होंने एटम के स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाए, और यही चीज हम लोग अपने आगे वाले जो हमारे साइंटिस्ट हैं, फोर्स मॉडल ऑफ एटम, उसमें हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। चलो तो ये वाला हमारा क्लास यहीं पे ओवर होता है, मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।